Good morning, students. This is your SST classes. So start. बेटा कल हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था, ठीक है। मैंने समझाया था कि स्थायी बंदोबस्त का प्रयोग किसने किया था, शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त के थोड़ा सा प्रतिकूल है और इसकी शुरुआत बंगाल से हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ठीक, क्योंकि बंगाल में भयानक अकाल पड़ चुका था इसीलिए। आज है महालवाड़ी प्रणाली यानी द महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी प्रणाली को ब्रिटिश भारत की लगभग 5% कृषि भूमि पर लागू किया गया था। इस पद्धति में भी भू राजस्व स्थिर कर दिया गया और पूरे ग्राम समूह महाल द्वारा जमा किया जाता था। कृषक अपने भूमि के अनुपात में भू राजस्व देते थे। महालवाड़ी प्रणाली वर्तमान पंजाब हरियाणा, यानी ध्यान रखना कि महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी, पंजाब हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के भागों में विद्यमान थी। मध्यस्थों विशेष रूप से जमींदार प्रणाली के स्वास्थ्यों के कारण इसके परिणाम सकारात्मक नहीं निकले। ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि जमींदारों और कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को स्वामित्व का अधिकार देने और कर की राशि निर्धारित करने से भू स्वामियों और किराएदारों के बीच सहयोग होगा। उन्होंने सोचा कि जमींदार प्रबंधकीय कुशलता और प्रौद्योगिकी ज्ञान और पूंजी एवं किराएदार श्रमिक प्रदान करेंगे। इस संबंध में कृषि उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसकी प्राप्ति बड़े स्तर पर कभी नहीं हो पाई। इसकी बजाय मध्यस्थकारियों की मुख्य चिंता भूमि उत्पाद से अधिकतम हिस्सा वसूलना था। यानी महालवाड़ी का मतलब होता है कि जो कर लगाए जाते थे यानी 90% निर्धारित कर दिया गया। अब सरकार ने कहा कि मान के चलिए 20% कर आपको देना है, लेकिन ज़मींदार लोग इससे 3 गुना क्या रखते थे, वसूलते थे कर, किससे, कृषकों से, साधारण किसानों से। और उनको भू राजस्व का 1/3 हिस्सा अपने पास और आधा से आधा हिस्सा 1/4 हिस्सा अपने पास खुद उनको दे दिया जाता था। यानी 60% अपने पास और 40% उनको दे दिया। और उसमें भी क्या है, 40% में से जब वो बाद में फिर आते थे वसूली करते थे तो 20% बचता था। इसीलिए महालवाड़ी बंदोबस्त यानी ज़्यादा से ज़्यादा कर उगाही का कारण बना महालवाड़ी बंदोबस्त और इसको ख़त्म कर दिया गया। आगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त पहले बंगाल में लागू की गई प्रणाली को भारतीय प्रशासन के लिए एक कुंजी समझा गया, लेकिन वर्ष के साथ ही इसके संदेह में बढ़ोतरी होने लगी। इस पद्धति को प्रयोग के तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इसको सर थॉमस मुनरो, ध्यान रखना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रयोग किसने किया था, सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रयोग किया। इसमें किसान अर्थात रैयत और सरकार के बीच सीधा समझौता किया गया, यानी रैयत और सरकारों के बीच में सीधा समझौता किया। प्रत्येक खेत को पृथक पृथक मापा जाता था और कर का निर्धारण वार्षिक होता था। इस प्रणाली में मध्यस्थों को हटा दिया गया, लेकिन कभी कभी किसान को नीचे के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। मुनरो ने विचार किया कि नए तरीकों को अपनाना और अनभिज्ञता ब्रिटिश शासन के अवगुण होंगे। यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रयोग किया कि बिचौलियों को हटा दिया गया। यानी प्रश्न उठता है कि बिचौलियों को हटाने का क्रियाकलाप किस व्यवस्था के अंतर्गत किया, सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार और कृषकों, रैयतों के बीच के दलालों को हटा दिया। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्या था अंग्रेज के बाहर, यानी ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ बेटा कि जो छोटे छोटे लोग थे उनको फूल फल, सूत काटना, कपड़ा चमड़ा, ये सबों का व्यापार, हस्तकला, हस्तशिल्प कला, नक्काशी कला का प्रयोग करने के लिए छूट दी गई। और जो इससे उगाही होती थी वो भी हम लोग क्या करते थे, लेते थे। आगे बोल रहा है कि औद्योगिक पूंजी का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1700 के 1810 से 20
1779 की बात होती है। आरंभ होने से भारत ब्रिटिश निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया। इसके कारण भारतीय हथकरघा उद्योग जैसे कपास, बुनाई आदि को बहुत क्षति पहुंची। इसको भारत का औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगों को कम कर देना। अंग्रेजी कृषकों की भलाई के प्रति अधिक चिंता थे क्योंकि वे ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते थे। साथ में ब्रिटिश वस्तुओं के संभावित उपयोगिता भी थे। राजस्व एकत्रित करने को रैयत और महालवाड़ी ने स्थायी बंदोबस्त में की गई कुछ भूलों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन भारत में भूमि पर निजी संपत्ति को पुनः लागू कर दिया गया। इससे किसानों को धन जमा न करने पर भूमि से बेदखल किया जा सकता था। उनको व्यक्तिगत या पारिवारिक उपभोग के लिए उत्पादन करने की बजाय बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया गया। कृषि के इस व्यवसायीकरण ने इसको बाजार की इच्छा पर निर्भर बना दिया। यानी कि इंग्लैंड में जब क्रांति हुई तो वहाँ पे भूखमरी हो गई। इंग्लैंड बहुत भूखमरी के कगार पे आ गया। कई देशों ने इसको कर्ज दिया, ठीक है, और इसने भारत की तरफ रुख किया और कहा कि अब भारतीय बाज़ारों से हमें पैसा उगाना है। यानी जो सामान होगा, हम अपना सामान, जो यहाँ का सामान होगा, भारतीय बाज़ारों का सामान होगा, वो इंग्लैंड में भेजेंगे कई दामों में। मान के चलिए 1 रुपये में, सोचिएगा 1 रुपये में भारत से ख़रीदते थे। 1 रुपये की उस ज़माने में बेटा 1 रुपये बहुत होता था। 1 आना 4 आना चलते थे, ध्यान है? शायद नहीं ध्यान है आप लोगों को। हमारे ज़माने में 25 पैसा चलता था, ठीक है। 50 पैसे जब आप लोग छोटे थे तभी बंद हो गया था। तो 25 पैसे, जिसको चवन्नी और अठन्नी कहते थे, यानी उस ज़माने की बात हो रही है कि 1 रुपये में खूब सारा, ढेर सारा सामान खरीदते थे। और यहाँ से जब इंग्लैंड ले जाते थे तो 1 रुपये की जगह 50 रुपये में बेचते थे। तो उन्होंने सीधे कितने रुपये का कमाया? 49 रुपये का फ़ायदा कमाया। यानी मान के चलिए ये वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे इसने मार्केटिंग जो ब्रिटिश कंपनी थी, भारत में बना ये दवाई, और इस दवाई से इन्होंने यहाँ पे कितने में ख़रीदी? 125 रुपये में। मान के चलिए 125 रुपये लिखा है। अब इस 125 रुपये में ख़रीद तो ली, लेकिन ये हटा देते थे और ये पूरा हटा दिया और 125 की जगह ये बेचेंगे किससे? 3 गुना मुनाफा कमाते थे भारतीय बाज़ारों से खरीद कर। तभी आज इंग्लैंड में पैसा चमकता है। सोने की चिड़िया कही जाने वाला भारत आज भी सोने की चिड़िया तो है, लेकिन बेटा उतना नहीं है। आगे टॉपिक है कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण क्या है, पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक फसलें, नकदी फसलों की खेती करना आरंभ कर दिया। उनको व्यावसायिक फसलें जैसे नील, जूट, ध्यान रखना व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, आदि को उगाने के लिए बढ़ावा दिया गया। नील से इंग्लैंड से सूती कपड़ों पर रंगाई की जाती थी। इन फसलों की खेती करने से ब्रिटिश विनिर्माण उद्योग को लाभ होता था। प्रारंभ में कृषकों को भी अपने उत्पादन की अधिक कीमत मिलती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनका शोषण होने लगा, ठीक है। सोचिए, ये बेचारा देख रहा है, देखिए इस चित्र को, ये बेचारा देख रहा है कि हम फूल तोड़ रहे हैं और ये सब अंग्रेज जो हैं फ़ोटो खींचकर इंग्लैंड में ले जाएंगे, हैं। देख लीजिए, ऐसे ही है ये सब। अधिक से अधिक व्यावसायिक फसलों की खेती करने के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में गिरावट होने लगी और भोजन की आपूर्ति में कमी होने लगी। जनसंख्या में वृद्धि तो भारत में हो ही रही थी, लेकिन भूखमरी भी होने लगी। आगे जनसंख्या की खास समस्या से निपटने के लिए भारत के बाहर से अनाज आयात करना पड़ा। इससे किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई। कुछ समय के बाद किसानों ने विद्रोह का यह प्रमुख कारण बना, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ, कृषक विद्रोह। अब आगे का टॉपिक कृषक विद्रोह कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इस टॉपिक को सेंड कर दूंगा बेटा, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है, ठीक है, और कृषिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं, भारत में उद्योग क्रांति कब हुई,
इंग्लैंड में कब हुई, फ्रांस में कब हुई, इन सभी पर हमने चर्चा की है। आपको जो भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए। थैंक यू।